चलिए अब तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे विस्तार के साथ। मताधिकार के इस्तेमाल के लिए भारतीयों की प्रशंसा की गई है। भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र दुनिया में बहुत कम है। पिछले 3 साल में भारत यूएस के संबंध मजबूत हुए हैं। व्हाइट हाउस के सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने ये तारीफ की है। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ अगर आप यूएस और भारत के संबंध देखेंगे और बात अगर आप पिछले कुछ सालों की करेंगे, खास तौर पर पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो इस बात का जिक्र जॉन की तरफ से किया गया है कि बहुत अच्छे संबंध ये हुए हैं, मजबूत हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है उसकी तारीफ की गई है और ये कहा है कि जीवंत लोकतंत्र दुनिया में बहुत कम है और इसी बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र करते हैं। इसके अलावा क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान में इस वक्त वोटिंग चल रही है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मताधिकार के इस्तेमाल में भारतीय आगे हैं, तारीफ की है, उनकी सराहना की है। पलक, कुछ आप कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, न्यूज़पेपर्स में भी इस खबर का जिक्र है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और व्हाइट हाउस ने मताधिकार के इस्तेमाल करने के लिए भारत के लोगों की तारीफ की है और कहा कि दुनिया में भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र बहुत कम है। जॉन किर्बी ने कहा एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कि विश्व में ऐसे देश ज्यादा नहीं है जहां पर भारत से ज्यादा जीवंत लोकतंत्र हो। हम मताधिकार का इस्तेमाल करने, सरकार को चुनने के लिए भारत के लोगों की प्रशंसा करते हैं, हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। तो ये कहा गया है। किर्बी से भारत में जारी आम चुनाव को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस बात का जवाब यहां पर दिया, जिनके तहत 96 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोग, उन्होंने कहा कि चुनाव के अपने मताधिकार का वो प्रयोग करते हैं और ये काबिले तारीफ है भारत के लिए। तो ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र वो करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध बेहद करीबी हैं और जो लगातार धीरे धीरे घनिष्ठ भी हो रहे हैं। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये सब हो रहा है, हम आभारी हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि भारत और जापान विदेशी नागरिकों से द्वेष करने वाले देश हैं, तो उन्होंने हालांकि इसका जवाब ना में दिया। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी बात है, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे कि मंदिरों में की जाए करियर पर चर्चा। इसरो चेयरमैन सोमनाथ का ये सुझाव है, मंदिरों में लाइब्रेरी बने और इससे युवा वहां पर आएंगे, युवाओं का खिंचाव उस तरफ होगा। तो ये कहा गया है इसरो चेयरमैन सोमनाथ की तरफ बिल्कुल से। पलक, देखिए और इस खबर का जिक्र भी आज न्यूज़पेपर्स में है। किस तरीके से इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने देश के युवाओं को मंदिर से जोड़ने के लिए एक नायाब तरीका बताया, जिसका जिक्र आपने अभी किया। उन्होंने कहा कि मंदिरों में लाइब्रेरी खोलनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा मंदिर आएंगे और करियर पर वो चर्चा करेंगे। सोमनाथ ने किस तरीके से तिरुवनंतपुरम के उदयानूर मंदिर में एक पुरस्कार समारोह में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बातें कही है। इन बातों का उन्होंने जिक्र किया। ये कहा कि मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं होना चाहिए जहां बड़े बुजुर्ग भगवान के नाम का जाप करने आए, बल्कि उन्हें ऐसी जगह बनाना चाहिए जो समाज में बदलाव लेकर आए। और इस बदलाव के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर लाइब्रेरी बने, जो युवा हैं वो अपने करियर को लेकर फोकस करें, बातचीत करें। तो वहीं एस सोमनाथ ने मंदिर प्रबंधन समिति से अपील की है कि युवाओं को मंदिर लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसरो चीफ ने कहा कि मैं उम्मीद कर रहा था कि इस अवार्ड समारोह में बड़ी संख्या में युवा भी आएंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से संख्या कम है। और इसी दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया, मंदिर समिति को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे युवा भी मंदिर आए, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव यहाँ पर होना चाहिए, कुछ अलग ऐसा होना चाहिए कि युवा आएँ। और उसके लिए सबसे बेहतर यह है कि अगर लाइब्रेरी यहाँ पर होंगी, किताबें यहाँ पर होंगी, उनके करियर को लेकर बातचीत की जाएगी, तो वो ज़रूर मंदिर का रुख करेंगे। प्रीति, इसरो चीफ एस सोमनाथ का जो संस्कृति के प्रति और जो अपना धर्म के प्रति लगाव है वो इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब जब लॉन्चिंग हुई, चाहे वो सोलर मिशन की हो या वो लूनर मिशन की हो या चंद्रयान मिशन की हो, उन सब में एस सोमनाथ सबसे पहले जाकर वो मॉडल लेकर पूजा अर्चना करते हुए देखेगा और उसके बाद में वो लॉन्चिंग की साइट पे पहुंचते थे, इसरो पहुंचते थे, हरिकोटा पहुंचते थे और वहां पे प्रोसेस को आगे बढ़ाते। और आपने तो बहुत करीब से इन तस्वीरों को भी देखा है साक्षी। बढ़ते खबरों में आगे और पर्यटकों के लिए खुशखबरी। जोशीमठ 1 जून से खुलेगी। फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए अब खोल दी जाएगी और अखबारों में भी इसका जिक्र है। 1 जून से फूलों की घाटी खुलेगी और चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर 1 जून से पर्यटकों के लिए खुल जाएगी और जो 30 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। फूलों की घाटी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर है और फूलों की घाटी दुर्लभ हिमालयी वनस्पतियों से समृद्ध और जैव विविधता का खजाना भी है और यहाँ 500 से अधिक प्रजाति के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए फूलों की घाटी से टीपरा ग्लेशियर, रताबन चोटी, गौरी और
नीलगिरी पर्वत के विहंगम नज़ारे जो है वो देखने को मिलते हैं। घाटी से पर्यटकों को उसी दिन लौटना भी होता है, तो 1 जून से फूलों की घाटी खुल रंजना, जाएगी। इसके लिए जो भारतीय नागरिक हैं वो 200 रुपये देकर ये लुत्फ उठा सकते हैं गार्डन का, और जो विदेशी नागरिक है उनको 800 रुपये इसमें खर्च करना होगा। इको ट्रैक शुल्क इसके लिए निर्धारित किया गया है और इसमें 500 से ज़्यादा प्रजाति के रंग बिरंगे फूल हैं। बाकी जानकारी तो आप इसमें दे ही चुकी हैं। और इस बीच अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट की, क्योंकि दैनिक जागरण मेरे पास और यहाँ पर हेडलाइन दी गई है कि आरसीबी ने संभव कर दिखाया मिशन इम्पॉसिबल। मुंबई इंडियन पर इस आईपीएल में पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे मुंबई क्यों बाहर हुई, हार्दिक चले नहीं, और ये हेडलाइंस दी गई अलग अलग अखबारों में। बुमराह को नहीं मिला सपोर्ट, आधे टूर्नामेंट के बाद में रोहित और ईशान भी बेरंग नजर आने लगे। हेडलाइन दी गई यहाँ पर। बायलाइन की बात की जाए तो अंतिम ओवर में सीएसके को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे 17 रन, यश ने केवल 7 रन दिए, आरसीबी 27 रन से जीता, और इस बीच इस तरीके से ये मैच रहा। देखिए, बेंगलुरु जीत के छक्के से प्लेऑफ में, और एक और खबर आपको बताते चले इसी से जुड़ी, करो या मरो के मैच में बेंगलुरु ने मारी बाजी और चेन्नई को 27 रनों से हराकर प्लेऑफ में किया क्वालिफाई। तो जडेजा धोनी की मेहनत बेकार गई और चेन्नई को आईपीएल से बाहर किया गया है। देखिए, बेंगलुरु जीत के छक्के से प्लेऑफ में, और रॉयल चैलेंजर्स ने चेन्नई को 27 रनों से किया बाहर, और विराट ने 47 और पाटीदार ने 41 रनों की पारी खेली है। कुछ और पॉइंटर्स आपको बताते चलिए। 37 सर्वाधिक छक्के मौजूदा सत्र में विराट अब तक 14 मैच में लगा चुके हैं। 78 रन की साझेदारी कोहली और डुप्लेसिस ने पहले विकेट में निभाई है, और 42 रन बेंगलुरु ने पावर प्ले में बनाए, जो उसका सत्र का संयुक्त सबसे कम स्कोर है। प्रीति, आपके अखबार में क्या जिक्र है इस आईपीएल की खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो बातें आपने कही हैं, जिस तरीके से चेन्नई को 27 रनों से हराया, उन्हीं बातों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। और ऐसे में जडेजा धोनी की मेहनत बेकार गई है। ये तमाम पॉइंटर्स हैं आज हैं, और क्योंकि कल का मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हुआ, और सुबह जब मैं स्टूडियो में आ रही थी तो हमारी पीसीआर की टीम खुद इस मैच को लेकर चर्चा कर रही थी, और आपके जितने भी दोस्त होंगे आप देखें आज भी वो इस मैच को लेकर चर्चा करेंगे दिन भर। और मैंने पूछा कि क्या आज का मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो सागर ने मुझसे कहा कि हाँ, कल रात का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच था। वो बाकायदा इसको लेकर बातचीत कर रहे थे, और क्रेज़ क्योंकि लड़कों में मैच को लेकर होता है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि 40 रेलवे स्टेशनों से शुरुआत होगी बदलाव की। अगर बात करें तो ऐसे में रेलवे स्टेशन पर अब आगाज की बोतल में पानी प्लास्टिक की जगह कागज़ की यहाँ पर बोतलें होंगी, जिन्हें रिप्लेस किया जाएगा। और आपको ये बता दें कि प्लास्टिक की बोतल में पानी की बिक्री अब बंद होगी। तो ये बदलाव किया गया है, क्योंकि प्लास्टिक से कितना ज़्यादा नुकसान होता है, तो उन बदलाव को लेकर। और प्रीति, इससे पहले हमने देखा भी है कि मैकडॉनल्ड्स हुआ या फिर जो दूसरी जो फूड चेन्स हैं, उन्होंने भी किस तरीके से जो प्लास्टिक की यूजेज थी उसको रोका है, कि वो जो कोल्ड ड्रिंक जिस ग्लास में दी जाती थी वो अब प्लास्टिक की बजाय पेपर ग्लासेस आने लगे हैं। साथ साथ में खासतौर पर स्ट्रॉज को लेके एक अहम निर्णय लिया गया कि स्ट्रॉज अब प्लास्टिक की बजाय पेपर के, और जो नॉर्मल प्लास्टिक होता है उसको नहीं यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि पॉलिथीन्स के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगाया, क्योंकि प्लास्टिक की यूजेज बहुत हानिकारक होती है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट सामने आया। पत्रकार पायल मेहता के स्वास्थ्य पर पोस्ट किया है पीएम मोदी ने। आप एक योद्धा हैं, पीएम मोदी ने लिखा, और पीएम मोदी आगे लिखते हैं आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है। दरअसल देखिए, पत्रकार हैं पायल मेहता, जिनके स्वास्थ्य पर ये पोस्ट किया गया है, और प्रधानमंत्री ने ये लिखा है कि आप एक योद्धा हैं, आप चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगी। दरअसल उन्हीं का एक पोस्ट है जिसको रिपोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आपके पास रंजना क्या जानकारी? तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये उनका पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए जल्दी रिकवरी की उनके भगवान से प्रार्थना यहाँ पर वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जो पायल मेहता हैं, उन्होंने पोस्ट किया था और उस पोस्ट पर रिपोस्ट करते हुए वो नजर आ रहे हैं। शीघ्र स्वस्थ होने की कामना उनके द्वारा इसमें। और देखिए, पायल मेहता के द्वारा जो पोस्ट किया गया वो पहले एक बार बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज अ लॉट ऑफ पीपल हैव कॉल्ड मैसेज एंड विजिटेड मी। उनको कई लोगों ने विजिट किया, उनको कॉल किया, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने एक बड़ा जो हेल्थ है उनकी खराब थी और अब वो सर्वाइव कर रही है, रिकवरी की ओर बढ़ रही है। उन्होंने लिखा है कि बट आई एम वेल ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी, यानी कि मैं रिकवर कर रही हूँ और मैं ठीक हूँ। टू ईच वन ऑफ यू थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड गुड विशेज, यानी कि जिन्होंने भी मुझे कॉल किया, मेरे बारे में जाना, मुझे फोन किया, उन सभी का शुक्रिया। आई विल सून बी बैक ऑन माई फीट, गॉड स्पीड।
प्रोसीड, यहाँ पर वो लिखती आई कि आगे मैं आऊंगी, काम करूंगी। और इस बीच प्रधानमंत्री ने इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए ये लिखा है कि यू आर अ फाइटर एंड आर ब्लेस्ड विद रिमार्केबल टेनेसिटी, यू विल श्योरली ओवरकम ऑल द चैलेंजेस, यानी कि आप सारे चैलेंजेस से आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ के काम करेंगे। आई विश यू गुड हेल्थ एंड अ क्विक रिकवरी। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर प्रार्थना की एक तरीके से, और कहा कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू बैक ऑन ग्राउंड एंड कवरिंग द न्यूज साइकिल, यानी कि खबरों की दुनिया में आप एक बार फिर से आएंगी और मैं आगे देखता हूं कि आप जल्द ठीक होकर ग्राउंड पे एक बार फिर से अपना काम संभालते हुए नजर आने वाली हैं। तो ये वो ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स प्लेटफॉर्म पर, ये वो पोस्ट जो कि पायल के पोस्ट के बाद में रिपोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर किया है, वो आपकी स्क्रीन पर। तो ये पोस्ट इस वक्त हमने आपको दिखाया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के इंजन में आग लगी है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद आग को बुझाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विमान के इंजन में आग लग गई, जिसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान बताया जा रहा है, इंजन में अचानक से आग लग गई और बेंगलुरु से कोच्चि ये विमान जा रहा था, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे को टाल दिया गया। इमरजेंसी लैंडिंग तुरंत बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इस विमान की कराई गई है। क्या पहले जांच नहीं की गई पूरे विमान की, या फिर क्या इसके पीछे का कारण था, ये देखना होगा। लेकिन रंजना, आपके पास क्या? बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। आपको बताते चले कि विमान बेंगलुरु से कोच्चि जा रहा था और इंजन में आग लगने के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की बेंगलुरु हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और KIA पर इमरजेंसी लैंडिंग के तुरंत बाद आग को बुझाई गई। सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, ये राहत की खबर है। तो बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि सभी 179 यात्रियों और 6 चालक दल के सदस्यों को बाहर निकाला गया है, कोई घायल नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आग लगने के कुछ मिनट बाद घटना का पता चला, जिसके बाद तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, नेट पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। नीट पेपर लीक का ये पूरा मामला, जिसमें संजीव मुखिया के ठिकाने पर हुई है छापेमारी। पुलिस ने 2 लोगों को लिया है हिरासत में। परीक्षा माफिया नीतीश के रिमांड पर यह अवधि पूरी। पूछताछ के बाद नीतीश को जेल भेजा गया। तो ये बड़ी जानकारी है। नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था और इसमें लंबी पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी। और ऐसे में जो संजीव मुखिया, उनके कई ठिकानों पर एक साथ रेड। पुलिस ने 2 और लोगों को इस दौरान हिरासत में लिया है। अब जो 2 लोग हिरासत में लिए गए उनसे पूछताछ होगी। परीक्षा माफिया नीतीश है, जिसकी रिमांड की अवधि भी पूरी होने वाली है। पूछताछ के बाद नीतीश को जेल भेजा गया। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, अमेरिका में स्टार्टअप का दौर और चीनी सामानों पर टैक्स बढ़ाए। चीनी सामान की कई कंपनियां बंद, अमेरिकी बाजार से चीनी सामान निकालने की कोशिश है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आई है और अमेरिका में स्टार्टअप का दौर और बाजार से चीनी सामान निकालने की कोशिश है और चीनी सामानों पर टैक्स भी बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ बताते चले आपको कि चीनी सामान की कई कंपनियां यहां पर बंद भी कर दी गई है। चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि चीन विस्तारवादी नीति के साथ काम करता है और अगर उसके सामानों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा या फिर चीन का जो सामान है, सोचिए अमेरिका अगर वहाँ पर इस तरह से एक्शन चीन के सामानों पर लिया जाता है, सामान उसका निकाला जाएगा तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और कैसे इसकी भरपाई होगी ये अब देखना होगा। बढ़ते खबरों में आगे अगली खबर का रुख करते हैं। आंधी से धुआं ग्लेशियर तक पहुंचा, कार्बन कण चिपके और जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी से ऊपरी परत गर्म हो रही है। जंगल की आग से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और देखिए, इस खबर को हम लगातार उजागर करें कि किस तरीके से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और ग्लेशियर्स अगर पिघलेंगे तो ये ठीक बात पर्यावरण के लिए नहीं है। और यही कारण है प्रीति, लगातार हम देख रहे हैं कि जो गर्मी के रिकॉर्ड हैं वो हर साल टूट रहे हैं और इस साल भी गर्मी के नए रिकॉर्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं कि पारा इतना ज्यादा पहुंचा, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। लेकिन इसको रोकना पड़ेगा और कार्बन उत्सर्जन कम करना पड़ेगा।
बिल्कुल आपने सही कहा साक्षी, और इसको लेकर लगातार किस तरीके से जो पर्यावरणविद होते हैं वो काम भी करते हैं इसको लेकर कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, लोगों को अवेयर किया जाए। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इस बात पर तमाम रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर्स में रोज़ छपती हैं, और जो पानी के स्रोत होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आने वाला जो समय है, अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हमारी आने वाली आगे जो पीढ़ी होगी उसको होगी। अब बात राजस्थान की करते हैं, क्योंकि राजस्थान में लू चलने से भीषण गर्मी है, गर्म हवाएं चलने से तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। 4 दिन में शहरों के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। 24 घंटे में 8 शहरों में पारा 46 डिग्री के पार चला गया है। यानी कि आप सोचिए, हम 45-46 डिग्री की बात कर रहे हैं। तापमान इतना ज़्यादा है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घरों के अंदर रह रहे हैं, एसी कूलर्स का सहारा लोग ले रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को काम के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है, ज़रा सोचिए उनको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा होगा। या फिर रेहड़ी पटरी वाले जो सड़कों पर रहते हैं उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। और इस गर्मी के बढ़ने का कारण, जैसे कि साक्षी आपको बता रही थी, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जल संकट सामने आ रहा है, कार्बन उत्सर्जन इतना ज़्यादा है। अगर वो इसी तरीके से आगे रहा तो आगे आने वाला जो समय है वो और ज़्यादा भयावह होगा, और ज़्यादा खतरनाक होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी से समय रहते जो उचित कदम है वो उठाए जाने चाहिए। ये सिर्फ किसी एक सरकार या फिर किसी संगठन की या फिर किसी राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की, आपकी, हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है, जिसे हम सबको मिलकर उठाना चाहिए। बिल्कुल, एक तरफ जहां पर गर्मी लगातार बढ़ रही, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम बात करें पेड़ों की तो वो भी लगातार कट रहे हैं, वो गायब हो रहे हैं। एक रिपोर्ट का इसमें जिक्र है, न्यूज़पेपर मेरे हाथ में है, 4 साल में गायब हुए 50 लाख पेड़, इस रिपोर्ट का इसमें जिक्र है। दरअसल नई दिल्ली से ये खबर है, जहां पर अगर हम बात करें भारत में 2018 से लेकर 2022 तक इस बीच में कृषि भूमि 50 लाख से ज्यादा पेड़ आंशिक रूप से बदली गई है, कृषि प्रथाओं के कारण गायब हुई, जो कि काफी चिंताजनक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर पेड़ ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, और तमाम जो चीजें हैं, लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं पेड़ों से फायदा इसमें होगा। लेकिन आप इस रिपोर्ट में देखिए, आपने पेड़ों को कटने का जिक्र यहाँ पर किया है, तो मुझे याद है, और मुझे लगता है कि हम सभी को, चाहे आप हो, रंजना हो या साक्षी हो, आपको अगर अपने बचपन के दिन याद होंगे तो जैसे कि मैं अभी भी अगर घर जाती हूँ तो जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, जिन पेड़ों के बीच में हम सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, जो तस्वीरें हमें बहुत अच्छी लगती थी। ठंडा, क्योंकि जब पेड़ होते हैं आप वहाँ पर जाते हैं तो आप ठंडा ठंडा महसूस करते हैं, छाव आपको पेड़ देते हैं, एक अलग तस्वीर होती थी। और आज जब हम घर जाते हैं, उन्हीं रास्तों से गुजरते हैं, तो यकीनन बुरा लगता है कि वो पेड़ वहाँ पर है ही नहीं। जहाँ पर 5 पेड़ एक साथ होते थे, वहाँ पर 1 पेड़ होता है, बाकी के 4 पेड़ वहाँ से गायब हो चुके हैं, उनको काट दिया गया है। और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आती हैं। और क्योंकि मैं देवभूमि उत्तराखंड से आती हूँ, चाहे डेवलपमेंट के नाम पर आप कह लीजिए या किसी अन्य कारणों से जब उन पेड़ों को काटा गया है तो उस वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन जब बहुत वक्त लंबा हो जाता है, बहुत सालों के बाद आप वहाँ जाते हैं तो आपको लगता है। और प्रीति, यही कारण था, ये कहा जा रहा है कि पहाड़ जो है वो धंस रहे हैं और जो दरारें हैं घरों में वो आ रही हैं। जोशीमठ को लेकर भी हमारे चैनल ने कवरेज की थी, जिसमें बताया गया था किस तरीके से जोशीमठ धंस रहा है। उसका कारण यही है कि लोग पेड़ को काटकर, जंगलों को काटकर और पहाड़ों को काटकर यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट बहुत महंगा पड़ेगा आने वाले समय में। वो डेवलपमेंट महंगा पड़ेगा अगर ठीक ढंग से अभी सोचा नहीं गया। और क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा, क्योंकि जो फैमिली ग्रुप होता है आप सबको, उसमें अलग अलग वीडियोस सामने आते हैं। कई बार मेरे पापा मुझे ऐसे वीडियोस भेजते हैं कि जो ज़मीन है वो दरक रही होती है, अंदर से धुआं निकल रहा होता है। ये चिंता का विषय होता है, और इस सब का कारण ये है कि पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है और वो कदम उतने नहीं उठाए जा रहे हैं जो उठाए जाने चाहिए। अच्छा, तो इसमें बाकायदा एक पूरी स्टडी हुई है और शोधकर्ताओं ने कहा है कि गौर करने वाली बात यह है कि प्रवृत्ति उभर रही है, जिसमें कृषि वानिकी प्रणालियों को धान के खेतों में तब्दील किया जा रहा है। तो जो बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनको काटा जा रहा है और उनको काटकर वहां पर कृषि योग्य भूमि तैयार की जा रही है। तो अपने आप में काफी ज्यादा ये परेशान करने वाला है। तो लगातार बढ़ती गर्मी, बढ़ता तापमान और उससे होते नुकसान की बात हम कर रहे हैं। तो गर्मी से बुजुर्गों को हीट स्ट्रोक, बीपी का खतरा है। एशिया, अफ्रीका और ठंडे इलाकों में भी मुश्किल बढ़ चुकी है। 2050 तक बुजुर्गों की 23% आबादी गर्म इलाकों में रहेगी। आप देखिए किस तरीके से जो बुजुर्ग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है। और भारत 24 क्योंकि लगातार सुबह से इस खबर पर बात कर रहा है, विस्तार से हम आपको बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान आपको हो सकता है। बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हीट वेव चलेगी, कई दिनों के लिए अलर्ट भी IMD की तरफ से जारी किया गया है। तो ऐसे में अपना ख्याल आपको रखना होगा।
लेकिन देखिए जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ये कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग हैं उनको हीट स्ट्रोक हो सकता है, बीपी का खतरा बढ़ती गर्मी की वजह से उनको हो सकता है। एशिया, अफ्रीका और ठंडे इलाकों में भी अब मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर तापमान में इजाफा हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर हीट वेव चल रही है, जो पहाड़ी इलाके हैं यानी कि जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर भी हालात ऐसे ही हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिस वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप बच्चे और बुजुर्गों की करेंगे कि उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा प्रीति, हम क्योंकि मानसून के बारे में जानकारी दे रहे हैं और वेदर के बारे में जानकारी दे रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आने वाले दिनों में भी ऑरेंज अलर्ट और आज के लिए तो रेड अलर्ट अगर उत्तर भारत में बात की जाए तो जारी है। लेकिन इस बीच दैनिक जागरण में एक रिपोर्ट दी गई, इसमें बताया गया कि अगर बेहतर मानसून हुआ तो इससे खाद्य वस्तुओं के दामों में कमी आएगी। दरअसल एक रिपोर्ट जारी की गई है, यहाँ बताया गया कि वित्त मंत्रालय का मानना है कि मौसम विभाग ने जो अनुमान जारी किया है उसके मुताबिक इस वर्ष सामान्य से अधिक मानसून रहने वाला है और फलस्वरूप इस मानसून के होने की वजह से महीनों में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में यहां पर कमी आती हुई नजर आएगी। बढ़ते खबरों में आगे, और देश में बढ़ रहा अत्याधुनिक पर्यटन, धार्मिक शहरों में 3,500 करोड़ लगाएंगे होटल उद्योग। वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों में रिटेल चेन्स बढ़े हैं और होटलों में 25,000 से ज्यादा नौकरियां आएंगी। तो ये बड़ी जानकारी है, जहां देश में बढ़ रहा आध्यात्मिक पर्यटन और शहरों में 3,500 करोड़ उद्योग होटल लगाए जाएंगे और वाराणसी जैसे शहरों में इसकी रिटेल चेन जो है उसमें बढ़ोतरी हुई। और अंजना, स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेकर तो तमाम हमारे जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, हमारे पर्यटन मंत्री हो, वो लगातार ये जिक्र करते हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और अयोध्या में हमने देखा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद में किस तरीके से डेवलपमेंट होती हुई नजर आई और कई सारी होटल चेन्स अब वहां पर जाकर होटल्स खोलने के बारे में विचार कर रही हैं। आगे बढ़ते हुए बात अब मौसम की एक बार फिर से कर लेते हैं। मौसम की मार से आम की सेहत बिगड़ी है। आम के उत्पादन में 60% तक की कमी आई है। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में उत्पादन में कमी दर्ज की गई, यानी कि ज्यादा गर्मी की वजह से जो आम की फसलें हैं उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रीति, तो बिल्कुल देखिए, मौसम की मार सिर्फ इंसानों पर नहीं है बल्कि फलों पर, सब्जियों पर भी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करते हैं। सीडीएस-सीओ की जांच में दावा किया गया है 6 कफ सिरप जानलेवा है। केमिकल मिला है इनमें, जानलेवा केमिकल इसमें है, जिससे आपको कितना नुकसान हो सकता है आप समझिए। अलर्ट किया गया है 5 महीने में 54 कंपनियों के सैंपल फेल हो चुके हैं, यानी कि जब जांच के लिए इन कफ सिरप को मंगाया गया तो ये पाया गया इसमें कि जो केमिकल इनमें है वो जानलेवा है। और कफ सिरप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बच्चों पर किया जाता है, उनको ये कफ सिरप दिया जाता है, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा खतरनाक, हानिकारक ये है।